हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट हम ये जानते हैं कि जीएसटी जो एप्लीकेबल चार्ज होगा, सुनना बात ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो जीएसटी जो आपका चार्ज होगा वो सप्लाई के ऊपर चार्ज होगा, ये हमें पता है। मतलब सप्लायर ने जो सप्लाईज की गुड्स और सर्विसेज और बोथ, तो जब भी सप्लायर गुड्स और सर्विसेज और बोथ का सप्लाई करेगा तो जीएसटी चार्ज होगा। हमें ये पढ़ना है जो जीएसटी की जो लायबिलिटी है वो अराइज कब होगी, व्हेन दी जीएसटी लायबिलिटी अराइजेस। What it means? It means that this is a supplier. इस सप्लायर ने सप्लाई किया, क्या सप्लाई किया? गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो जब भी गुड्स और सर्विसेज और बोथ का सप्लाई किया तो सप्लायर जीएसटी पे करने के लिए कब लाइबल होगा? लाइबल मींस जीएसटी का जो लाइबिलिटी है ये अराइज कब होगा? मींस जो गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना होगा उस लायबिलिटी अराइज कब होगी? क्योंकि हमें पता है नॉर्मली टैक्स पे करने के लिए कौन लायबल होता है? ये सप्लायर जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा। और ये कौन हुआ? दैट इज द रेसिपिएंट। जब सप्लायर ने रेसिपिएंट को सप्लाईज किया, तो जब सप्लायर ने रेसिपिएंट को सप्लाईज किया तो ये सप्लायर गवर्नमेंट को क्या करेगा? जीएसटी पे करेगा। किसको जीएसटी पे करेगा? गवर्नमेंट को। लेकिन ये जीएसटी की जो लायबिलिटी है कब अराइज होगी? मींस ये कब माना जाएगा कि सप्लायर ने सप्लाई कर दिया? मतलब सप्लायर ने सप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो सप्लायर है, ये जो सप्लायर है जब ये सप्लाई करेगा तो इसे क्या क्या करना पड़ेगा? इसे एक तो बिल बनाना पड़ेगा। जब सप्लाई होती है तो ये तो हमें पता है कि सप्लाई के टाइम क्या होता है। सप्लाई के टाइम क्या होता है? दो पार्टीज होती है, सप्लायर होता है, रेसिपिएंट होता है। सप्लायर का काम क्या है? सप्लाई करना। और रेसिपिएंट क्या करेगा? रेसिपिएंट क्या करेगा? सप्लाई लेगा। रेसिपिएंट का काम सप्लाई लेना थोड़ी। रेसिपिएंट का काम क्या है? जो सप्लाईज ली उसके रिटर्न में पेमेंट देना, कंसिडरेशन देना। तो ये सप्लायर क्या कर रहा है? ये सप्लायर बिल देगा, बिल, और यू कैन से इनवॉइस। एक ही बात है। वेरी गुड, यू आर जीनियस। तो सप्लायर ने क्या किया? जो माल दिया उस माल के लिए क्या करेगा? बिल बनाएगा। क्या करेगा? माल के लिए बिल बनाएगा। तो एक बिल वाली डेट हो गई, एक माल वाली डेट हो गई। मतलब माल मतलब आपने गुड्स कब दिया, ये भी तो एक डेट ना। तुम्हें लग रहा है कि मैं टाइम ऑफ सप्लाई बता रहा हूँ, मैं टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बता रहा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि हमने क्या बोला कि सप्लायर के लिए जीएसटी की लायबिलिटी अराइज कब होगी। अपन तो सोच रहे हैं, हम सेक्शन तो रट्टा मार लेंगे, बहुत इजी। हम तो ये बना रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये वर्ड क्यों यूज किए, वर्ड कहाँ से टपकते हैं। एक बार पर्पस समझ में आ गया तो वर्डिंग अपने आप समझ में आएगी, क्योंकि जीएसटी से प्यारा कोई लॉ नहीं है, बड़ा मजा आएगा। तो जो प्रोविजन है वो अपने आप बनना स्टार्ट होंगे। मैं अभी प्रोविजन बना नहीं रहा हूं, नहीं सॉरी, अपन अभी प्रोविजन पढ़ नहीं रहे, प्रोविजन बनाने का ट्राई कर रहे हैं कि क्या प्रोविजंस होना चाहिए, ऐसा प्रोविजंस क्यों बना। यदि तुम भी होते, तुम्हें ही बोला जाता प्रोविजन बनाना है तो क्या करना है? सर दो पार्टीज है, ये सप्लायर रेसिपिएंट है। तो सप्लायर ने जो माल दिया, तो जो माल दिया उस माल के लिए पेमेंट आएगा। तो ये माल देना, बिल देना और पेमेंट आना, किसको टैक्स पे करना है? गवर्नमेंट को। तो ये सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की लायबिलिटी, क्या बोलो, इस सप्लायर की गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की लायबिलिटी कब अराइज होगी? शायद तुम लोगों को क्वेश्चन बहुत समझ में आ गया होगा कि हमारी जो क्लास है आज की, उसका मुद्दा क्या होगा। उसका मुद्दा ये होगा कि सप्लायर ने रेसिपिएंट को जो सप्लाईज, जो गुड्स दिया, जो सर्विसेज दी, तो जो भी गुड्स या सर्विसेज जो भी दी, तो सप्लायर ने दिया, पेमेंट आया।
तो इन सप्लाईज को कब माना जाएगा कि आपने सप्लाई कर दिया, उस दिन आपका जीएसटी का लायबिलिटी अराइज होगा गवर्नमेंट को पे करने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन बाय वन। तो पहले बड़ा इजी कंसेप्ट है कि यहाँ पे हम दो सेक्शंस पढ़ने वाले हैं, दो सेक्शंस हम याद करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर। बहुत इजी चैप्टर है, एक है हमारा सेक्शन 12 और दूसरा सेक्शन 13। सेक्शन 12 डिस्कस करेगा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स और सेक्शन 13 डील्स करेगा विथ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। हम दोनों को साथ में कैरी करके साथ में लेके चलेंगे, सेक्शन 12 को भी और सेक्शन 13 को भी, क्योंकि दोनों ही टाइम ऑफ सप्लाई बताते हैं। 12 बताता है गुड्स के लिए और 13 बताता है सर्विसेज के लिए। 13 बताता है सर्विसेज के लिए। वेरी गुड, बड़ा मजा आ रहा है। इतनी बातें करने के बाद सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 अपना कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है, पता भी नहीं चला। बड़ा मजा आता है, यही तो मजा है। व्हेन लायबिलिटी, ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये चैप्टर क्यों बना हुआ है? ये चैप्टर इसलिए बना हुआ है कि हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जीएसटी सप्लाई के ऊपर लगता है। तो ये चैप्टर बताता है कि कब माना जाएगा कि आपने सप्लाई कर दी, ये कब माना जाएगा कि लायबिलिटी अराइज हुई। तो जीएसटी का लायबिलिटी गवर्नमेंट को पे करने के लिए उस समय अराइज होगा जिस समय आप सप्लाई कर दोगे। तो इस चैप्टर के अंदर आपको बताया जाएगा कि सप्लाई कब माना जाएगा, जीएसटी का लायबिलिटी कब अराइज होगा। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है व्हेन लायबिलिटी टू पे टैक्स, टैक्स का मतलब जीएसटी ऑन गुड्स और सर्विसेज अराइजेज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। और टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन किया जाएगा वही हमें पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 से लेके सेक्शन 12 सबसेक्शन 6, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 से लेके 13 सबसेक्शन 6, 12 गुड्स के लिए और सेक्शन 13 सर्विसेज के लिए। वेरी गुड, 12 1 13 1 तो समझ में आ गया होगा, कॉमन पॉइंट था, बिल्कुल समझ में आ गया। बार बार क्वेश्चन ये है कि जीएसटी का लायबिलिटी, बार बार बोल रहा हूँ, माइंड में सेट करके ही जाऊंगा। ये जीएसटी का जो लायबिलिटी है कि जो सप्लायर गवर्नमेंट को पे करेगा, मुझे पता है तो में से कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा है, सर हमने तो ये पढ़ा था कि हर केस में सप्लायर नहीं पे करता, कभी रेसिपिएंट भी पे करता है। नॉर्मल बात कर रहा हूँ बेटा कि सप्लायर जीएसटी गवर्नमेंट को पे करे या रेसिपिएंट गवर्नमेंट को जीएसटी पे करे, लेकिन ये जीएसटी का लायबिलिटी कब अराइज होगा, एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो अब हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सर ये सप्लाई कब माना जाएगा, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 13 सबसेक्शन 2, दैट इज अ फॉरवर्ड चार्ज। 12 सबसेक्शन 2 हो या 13 सबसेक्शन 2, ओनली अंतर इतना है कि 12 2 डिस्कस करेगा गुड्स के लिए और 13 2 डिस्कस करेगा सर्विसेज के लिए। लेकिन दोनों जो सबसेक्शन 2 है वो फॉरवर्ड चार्ज है। फॉरवर्ड चार्ज, नॉर्मल चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज, नॉर्मल चार्ज। नॉर्मल चार्ज मतलब चार्जिंग किसके ऊपर है, मोबाइल को चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, जीएसटी को चार्ज करने की बात की जा रही है। तो जीएसटी किसके ऊपर चार्ज होता है, सप्लायर के ऊपर। तो नॉर्मली जीएसटी गवर्नमेंट को कौन पे करेगा, सप्लायर। ये सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। कौन, सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। तो यदि सप्लायर यदि गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए लायबल है तो ये सप्लायर जीएसटी कब पे करेगा, तो दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहले हम बात करेंगे गुड्स की और जब हमारा गुड्स कंप्लीट होगा तो हम बात करेंगे सर्विसेज की। ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ दोनों को साथ में जो पढ़ेंगे अपन 12 और 13। तो पहले सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, टाइम ऑफ सप्लाई, टीओएस, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। जो लिखा पढ़ना और पाप लगेगा। पहले इधर देखो एग्जांपल में हम क्या बात करने जा रहे हैं, हम एक्चुअली लॉ को बनाने का ट्राई कर रहे हैं कि यदि हम लॉ मेकर्स होते तो हम क्या क्या कवर करते। तो हम बेसिकली क्या कवर करते हैं, सप्लाई में क्या होता है, सप्लायर सप्लाईज करेगा। सप्लाईज व्हाट, अब समझिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सप्लायर का नाम है ए, सप्लायर हमने क्या लिया ए, तो ए ने सप्लाई किया, ए ने क्या सप्लाई किया, इट इज अ मोबाइल। मैंने बोला ये मोबाइल है, दुकानदार ने बोला मोबाइल है, तो ये ए सप्लाई कर रहा है मोबाइल टू द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन हुआ, दैट इज बी। तो ए ने बी को मोबाइल दिया, देखो ध्यान से देखो, ये मोबाइल दिया, तो जब मोबाइल देगा तो बिल भी देगा। तो मोबाइल दिया
बिल भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो माल बेचा उसके लिए आप बिल भी दोगे, तो आप मोबाइल भी दे रहे हो, आप बिल भी दे रहे हो, और बदले में क्या हो रहा है, पेमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, पेमेंट। तो कितनी चीजें होगी, 5, तो 3 ही तो हुई। दो पर्सन है, पर्सन की बात नहीं करो, सप्लायर रेसिपिएंट तो हमेशा रहेगा, लेकिन जो एलिमेंट्स है ना वो 3 है। क्या बोला मैंने, 3 एलिमेंट्स है। देखो ये सब बाद में देखना है बाहर, मैं सिर्फ लो मेकर्स की बात बोलूं, क्या क्या कंटेंट आएगा, कंटेंट की बात करें, कंटेंट को रट्टा तो मार लेंगे, बड़ा मजा आने वाला। सुनना बात ध्यान से, वी आर द लो मेकर्स। हम यहाँ लो याद करने के लिए नहीं आए, लास्ट ऑप्शन है, रट्टा मारेंगे। वी आर जीनियस इन द रट्टा मारना, लेकिन फिलहाल नहीं, फिलहाल हम लो बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, वी आर द लो मेकर्स। हम ये बात करने जा रहे हैं कि ऐसे लो का क्यों प्रोविजन आया। समझा मेरी बात ध्यान से। आज तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, लेकिन आज से 4 साल बाद लोग रट्टा मारेंगे, घर से बाहर नहीं निकलना, कोरोना की वजह से घर से बाहर नहीं निकलते, फिर शाम को 5 बजे सबने ताली बजाई थी, ताली बजाओ। हमें हर चीज इन्वॉल्वमेंट आता है, हमें समझ में आता है, हमने दिए जलाए, हमने तालियां बजाई, हर बात के पीछे रीजन था, तो माइंड में सेट हो गया, तो रीजन की बात करना है, सिंपल। कम बैक, वेरी इंटरेस्टिंग। सुना बात ध्यान से, वापस से आ रहा हूं। ए सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, ए ने बी को, ए कौन, सप्लायर, ए सप्लायर, राइट, वेरी गुड। ये सप्लायर मोबाइल दे रहा है, ध्यान से देखो मेरे को, यस वेरी गुड। ए मोबाइल दे रहा है, किसको दे रहा है, रेसिपिएंट को। तो समझना, एक एलिमेंट क्या होगा, मोबाइल देना। दूसरा सप्लायर और क्या देगा, बिल भी देगा, क्योंकि जो आपने मोबाइल दिया उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल भी देना पड़ेगा। तो सप्लायर ने 2 काम किया, मोबाइल दिया, बिल इनवॉइस दिया, एंड देन क्या आएगा, पेमेंट आएगा। तो कितनी चीजें हो गई, बिल, इनवॉइस, मोबाइल, माल जो आपने दिया, गुड्स। सर्विसेज की बात मत करना, क्योंकि अब भाई टारगेट क्या है, 12 सबसेक्शन 2, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़े, लेकिन गुड्स की बात करेंगे, सर्विसेज की बात 12 कंप्लीट होने की बात करेंगे। तो अभी सर्विसेज का कोई भी एग्जांपल नहीं आना चाहिए, वेरी गुड। तो ए ने मोबाइल दिया, तो एक एलिमेंट मोबाइल देना, मोबाइल डिलीवर करना, मोबाइल बेचना, तो मोबाइल देना, बिल देना, एंड थर्ड पेमेंट रिसीव्ड करना। समझ में आ गई बात। तो कितने एलिमेंट्स हुए, 3, एक गुड्स डिलीवरी, सेकंड इनवॉइस, एंड थर्ड पेमेंट। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया इन तीनों में से, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए होते, टैक्सेस चाहिए होते हैं, तो गवर्नमेंट ने कंसेप्ट बनाया इन तीनों में से जो पहले वाला जो कंसेप्ट होगा, विच एवर इज अर्लियर, क्या, विच एवर इज अर्लियर, उसके ऊपर अपन जीएसटी चार्ज कर देते हैं, विच एवर इज अर्लियर। किन तीनों पे, गुड्स की डिलीवरी, मोबाइल जो आपने डिलीवर किया, तो जो आपने मोबाइल डिलीवर किया और बिल बनाया, और जो पेमेंट रिसीव्ड किया, विच एवर इज अर्लियर। इन तीनों में से जो पहले होगा तब जीएसटी अराइज होगा, तब जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। कौन पे करेगा, सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा, जब जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी। सर ऐसे क्या बोल रहे हो, मैन्युफैक्चरर ने बोला भैया समझो ले बा, हम माल बनाते हैं, तो माल तो 2-3 महीने में बनेगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जब आप 2-3 महीने के अंदर माल बनवाएगा और तुमने मना कर दिया, तो हमें एडवांस में काम करता है, 20%, 30%, 40% एडवांस लेता है, लेकिन माल बनाने का होता है। यदि हमें 2 या 3 महीने पहले यदि पेमेंट ले लिया, तो मुश्किल से हमारा बायर हमें 3% देता है, और 3% में से भी हम कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दें, तो बिना मतलब का बर्डन है, क्योंकि माल तो रियल में बिक ही नहीं रहा। अभी जैसे माल बनने का पैसा ले रहे हम एडवांस पे, तो जीएसटी की लायबिलिटी अभी से कैसे राइज कर रहे। गवर्नमेंट ने सोचा बात सही है, तो गवर्नमेंट ने कंसेप्ट निकाला। वो क्या निकाला, इन्होंने बोला कि हम यहाँ पे पेमेंट की बात करेंगे, मत देखो इसको, किसको, जब पेमेंट आया, तो जब पेमेंट आएगा वो डेट आपको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं इन द केस ऑफ गुड्स। तो जब भी गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर करोगे, बात ध्यान से रखना, फॉरवर्ड चार्ज की बात हो रही है। जब सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की बात करेगा, एक पेमेंट रिसीव्ड की बात तो आएगी, लेकिन पेमेंट रिसीव्ड
क्राइटेरिया नहीं होगा, अमेंडमेंट हो गया है। जब जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को, आफ्टर सर्टेन टाइम 15 नवंबर 2017, दैट इज द नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, देयर वर ए नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन था। अब पेमेंट आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, मतलब ये कि जो एडवांस पेमेंट जो रिसीव होगा वो कंसिडर नहीं होगा, इसलिए एक थर्ड एलिमेंट भी आता है वो मैंने रिमूव कर दिया है। तो इसे हम दो बात करेंगे, अब समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्टली रट्टा मारना है, समझना है, कंसेप्ट पे आना है जल्दी से। सप्लायर जीएसटी पे करने के लिए कब लायबल होगा? फॉरवर्ड चार्ज जब सप्लायर जीएसटी पे करेगा, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। तो टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इशू इनवॉइस बाय द सप्लायर, जब सप्लायर ने बिल बनाया, जब सप्लायर ने बिल इशू किया, जब इनवॉइस इशू किया, इसको अपन वन वर्ड में आगे बोलेंगे, वन वर्ड में बोलेंगे डीओआई, डेट ऑफ इनवॉइस, बहुत जल्दी बोलेंगे डीओआई, डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस कौन दे रहा है? सप्लायर। तो जब सप्लायर ने डेट ऑफ इनवॉइस इशू किया, और क्यों डाला? चल जिस दिन बिल देगा उस दिन जीएसटी पे कर देना। बिल तो मेरे हाथ में ना बनाना, तो मेरे ऊपर जीएसटी तब लगाएगा जब मैं बिल बनाऊंगा। मैं बिल बनाऊंगा ही नहीं, मैं बिल बनाऊंगा ही नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है? हेलो, समझना पड़ेगा लो मेकर को, और बाद में सोचना पड़ता है। गवर्नमेंट ने क्या बोला? जब आप बिल बनाओगे तब जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो सप्लायर बोलता है मैं बिल बनाऊंगा ही नहीं, तो गवर्नमेंट ने बोला रुक, अभी रुक जा जरा। तो हमने क्या बोला? भैया तू माल बेचेगा तो सही, जब तू माल बेचेगा, जब तू मोबाइल देगा, जब तू मोबाइल देगा तो मोबाइल देगा, तो हमने क्या बोला? आगे बोलेंगे इस तरीके से। यहाँ पे बोला जिस दिन आपको बिल बना लेना चाहिए, जब आपको बिल इशू कर लेना चाहिए, जब आपको इनवॉइस दे देना चाहिए, दैट इज अ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। दो एलिमेंट है, क्योंकि पेमेंट रिसीव्ड इज नाउ नॉट रेलिवेंट। पेमेंट रिसीव वाला कंसेप्ट अब रिमूव्ड हो गया है, वो एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ दो एलिमेंट आपको कंपेयर करने, जिस दिन सप्लायर बिल बना देगा, एक्चुअली बिल बन जाएगा या बिल बन जाना चाहिए, दैट इज अ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन सप्लायर ने बिल बना दिया या सप्लायर को बिल बना लेना चाहिए, there is a due date of invoice, या you can say last date of invoice, last date on which is required to issue the invoice with respect to the supply, whichever is earlier, whichever is earlier. For example, सप्लायर ने बिल बनाया 15 नवंबर 2019, लेकिन सप्लायर को बिल बना लेना चाहिए, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस इज 12 दिसंबर 2019। तो जीएसटी का लायबिलिटी कब राइज होगा? व्हिचएवर इज अर्लियर। तो नवंबर पहले आया या दिसंबर पहले आया? नवंबर पहले आया या दिसंबर पहले आया? ऑब्वियसली नवंबर। तो जीएसटी का लायबिलिटी कब राइज होगा? नवंबर में। जीएसटी का लायबिलिटी कब राइज होगा? नवंबर में। कुछ बात समझ में आ रही है? जिस दिन सप्लायर बिल बना रहा है, जिस दिन सप्लायर बिल इशू कर रहा है या उसे बिल बना लेना चाहिए, दैट इज अ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, जब उसे इनवॉइस बना लेना चाहिए, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑन विच इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस, दैट इज अ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। इसको अपन क्या बोलेंगे? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। तो आगे से जल्दी जल्दी अपन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? TOI, DOI और DDOI, whichever is earlier, whichever is earlier, that is the type of supply in the case of goods. Now very important, अब क्या बच गया? सबके दिमाग में मुझे पता है एक ही डाउट आ रहा है, सर ये ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा? पहले काम करो, इस कंसेप्ट को जल्दी से लिख लो, उसके बाद हम कंसेप्ट पे आएंगे। व्हाट इज अ DDOI, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑन विच इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस। राइट डाउन फर्स्ट। नाउ वी कम टू कि बिल सप्लायर कब तक बना लेगा। व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस? जब सप्लायर को बिल बना लेना चाहिए, इनवॉइस रेज कर लेनी चाहिए। मीन सप्लायर रेसिपिएंट को बिल बना के कब दे देगा? ये सारे प्रोविजंस आपको दिए हुए हैं सेक्शन 31। कहाँ दिए हुए? सेक्शन 31 के अंदर आपको दिया हुआ है लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस कि सप्लायर कब बिल रेज कर देगा। तो पहला कंसेप्ट है सेक्शन 31 सब सेक्शन 1। सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? इन केस ऑफ नॉर्मल सप्लाई, नॉर्मल सप्लाई का मतलब क्या हुआ? अदर देन
सेक्शन 31 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 31 सबसेक्शन 7। तो 31(4) और 31(7) इनके अलावा यदि कोई भी केस है वो नॉर्मल है। तो यदि कोई भी सप्लायर नॉर्मली कोई भी गुड्स सर्विसेज की बात हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो 13 सबसेक्शन 2 में कवर्ड है। तो यदि सप्लायर ने यदि सप्लायर ने गुड्स सप्लाई किया, यदि सप्लायर ने कोई भी गुड्स सप्लाई किया, टाइम ऑफ सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूं, टाइम ऑफ सप्लाई अपन पहले बात कर चुके हैं, टाइम ऑफ सप्लाई अपन पहले बात कर चुके हैं, डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। ये हम बात कर रहे हैं कि सप्लायर बिल कब बना लेना चाहिए। मैं सप्लायर में मोबाइल, वापस से एग्जांपल पे आना, मैं सप्लायर दुकानदार, मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, मैं टीवी बेच रहा हूँ, मैं एसी बेच रहा हूँ, मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो समझ लो, मैं जयपुर का हूँ, डीलर हूँ, मेरा काम है फॉर एग्जांपल लैपटॉप बेच रहा हूँ, टीवी बेच रहा हूँ। किसी ने क्या बोला भैया मुंबई भिजवा देना, तो मुंबई क्या करना पड़ेगा, चले जा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ये मेरा ऑफिस है, मेरा गोडाउन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गुड्स को कहाँ भेजना है, मुंबई भेजना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ऑफिस से रिमूव करना पड़ेगा, मुंबई भेजना होगा। लेकिन यदि कोई कस्टमर मेरी दुकान पे आ जाए, और वो बोले भैया मोबाइल दे दो, क्या दे दो, मोबाइल दे दो, एक पेन दे दो, तो अब मैं पेन क्या करूँगा, किसी ट्रक में लोडिंग करके भिजवाऊंगा उसके घर पे। तो क्या बोलूँगा, भैया ये पेन देना, कितने का, 5 रुपये का। मैंने उसको डिलीवर कर दिया, उसको मैंने क्या कर दिया, दे दिया। कुछ बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पे ये बात करने जा रहे हैं कि जो सप्लायर भैया है ना, ये रेसिपिएंट को कब बिल बना लेना चाहिए, कब बिल रेज कर लेना चाहिए, व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। तो इसके दो केसेस है। पहला केस क्या कहता है, इन केस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स। यदि मेरा गुड्स मुंबई डिलीवर्ड होगा, तो यदि मुझे मुंबई डिलीवर करना होगा, तो मुझे टेम्पो के थ्रू क्या करना होगा, गुड्स भेजना होगा, लेकिन गुड्स पहले यहाँ से रिमूव्ड होगा। तो मीन्स बिफोर और एट द टाइम, बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल। नहीं समझ में आया? दिस इज माई ऑफिस, दिस इज माई गोडाउन, तो मुझे अपना गुड्स कहीं भी डिस्पैच करना है, जो विद इन 10 किलोमीटर्स या आउटसाइड अ सिटी या आउटसाइड अ स्टेट, तो जहाँ भी आपको गुड्स डिलीवर करना है, तो डिलीवर करने के लिए मुझे अपने ऑफिस से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं अपने ऑफिस से रिमूव करूंगा, तो बिफोर, तो रिमूवल से पहले या रिमूवल के टाइम मुझे पहले बिल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बिल रेज करना पड़ेगा, मुझे इनवॉइस बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो मीन जब भी आप गुड्स अपना डिलीवर करोगे, सामने वाले को दोगे, तो देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व द मूवमेंट। यदि सप्लाईज में यदि मूवमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, और जब मूवमेंट इन्वॉल्व होगा, तो मूवमेंट के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। लेकिन यदि कस्टमर डायरेक्टली आपकी दुकान पे आ गया, तो आपको रिमूव नहीं करना है, सामने वाले को क्या करना है, डिलीवर करना है। तो इन केस ऑफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट नहीं करना, डायरेक्टली उसको गुड्स देना है। तो आपने गुड्स क्या किया, डिलीवर, तो मीन्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेड अवेलेबल टू बायर या रेसिपिएंट। चलो वापस से बता रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा। पहला केस ये कहता है, नहीं पढ़ के आ रहे अपना टारगेट क्या, टाइम ऑफ सप्लाई की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस की, कि सप्लायर को कब बिल रेज कर लेना चाहिए। तो यदि सप्लायर ने कोई नॉर्मली यदि सप्लाई किया, तो उस केस में सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि दो बातें, कितनी बातें, दो बातें, where supply involve the movement of goods, where the supply does not involve the movement of goods। सुनना बात ध्यान से, where the supply involve the movement of goods, where the supply does not involve। और यदि supply involve the movement of goods, movement है, movement मूव करना है, तो बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। और इन द केस यदि सप्लाई के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, तो जब आपने गुड्स डिलीवर्ड किया, मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, टू द बायर, तो
दैट इज अ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, सप्लायर को बिल बना लेना चाहिए। तो नाउ वी कम टू द सेक्शन 31 सबसेक्शन 4। सेक्शन 31 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन? इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कौन से गुड्स? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कुछ कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कभी कभी। क्या मतलब होता है? कभी, किससे बातें करो सर? कंटिन्यूअस, लगातार। तो यदि कोई गुड्स यदि लगातार ये सप्लाई किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई बिल्डर है, यदि कोई बिल्डर है, क्या है? बिल्डर। तो यदि कोई बिल्डर है तो उस बिल्डर को क्या चाहिए होती है? बिल्डिंग बनानी होती है। क्या बनानी होती है? बिल्डिंग बनानी होती है। बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए होती है? सीमेंट। यहाँ पे बिल्डर रेसिपिएंट के पॉइंट से बात कर रहा हूँ। तो सप्लायर कौन है? टाइल्स वाला, सीमेंट वाला। तो फॉर एग्जांपल वो बिल्डर रेसिपिएंट है, इधर सप्लायर कौन है? सीमेंट वाला। तो ये सप्लायर सीमेंट दे रहा है, तो रेसिपिएंट कौन है? बिल्डर। तो बिल्डर को क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए। कब चाहिए सर? रोज ही चाहिए होती है। तो सिंपल सा दोनों के बीच में जब हम तेरे को फोन करेगा ना सुबह, तो जितना बोले उतना क्या करना? सीमेंट भिजवा दिया कर। ये पूरा भिखारी है कि 12 पेमेंट बोलता है, एक साल ले लिया भैया। अपने रोज का काम है ना, रोज सीमेंट का कट्टा आता है, कभी 10 आता है, कभी 20 आता है, कभी 50 आता है, कभी कभी दिन में ज्यादा जगह तो जाती है तो 2 बार मंगवाना भी पड़ता है। तो दे दिया करना यार, जितना आएगा पेमेंट दे देंगे। फिर जितना मतलब रोज रोज नहीं, एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, कंटिन्यूअस रेगुलर बेसिस पे। तो यदि फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे कभी न्यूज़पेपर आता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर कोरोना की वजह से बंद हुआ तो बात अलग है, लेकिन आपके घर पे रोज न्यूज़पेपर आता है ना, तो आप क्या करते हो? जब न्यूज़पेपर आता है, मुझे प्राइस याद नहीं आ रहा, तो न्यूज़पेपर आता है, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर 5 रुपीज़ का आता है, तो आप क्या करते होंगे? वो न्यूज़पेपर वाले भैया को 5 रुपये निकालते होंगे, ले भैया 5 रुपया ले ले। फिर अगले दिन भैया न्यूज़पेपर ले 5 रुपया। भाई बड़ा भिखारी है तू, है? एक साल ले लेना ना, क्या रोज 5 रुपए। जैसे कभी आपके घर में दूध आता होगा, रोज एक फिक्स होगा दूध वाला, तो जब मिल्क दे के जाता होगा तो वह क्या करते होंगे? भैया 20 रुपए। भाई तो रोज आता है यार, क्या कर रहा है? तो भिखारी है, कह रहा है पैसा मांगता था। तो 20 रुपये, 18 रुपया, तो 13 रुपया का। कुछ समझ में आ रहा है? रेगुलर। यदि कोई सप्लायर रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यूअस बेसिस पे यदि सप्लाई करता है, तो उस केस में जनरली मार्केट में जनरल बात होती है। क्या बात होती है? स्टेटमेंट दे देना। एक क्या दे देना? स्टेटमेंट। आप पैसा मांग लो, एक स्टेटमेंट दे दो, आपने कितना सप्लाई किया या पेमेंट। तो सिंपल सी बात है, अपने हिसाब से पेमेंट दे दो, या तो रेसिपिएंट अपने हिसाब से पेमेंट दे देगा, या रेसिपिएंट क्या बोलेगा? भैया एक काम करो, आप कुछ 15 दिन का एक्शन मांग लिया करो। अब एक काम करो, और 1 महीने के अंदर अपने अकाउंट दे दिया करो कि कितना आपने सीमेंट दिया। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सीमेंट वाला है, ये सीमेंट बिल्डर को दे रहा है, तो बिल्डर क्या बोलेगा? भैया आपने 15 दिन में जितनी भी सीमेंट थी, 20 दिन में जितना भी सीमेंट किया, हम ये काम करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, हर महीने आप क्या किया करो? सीमेंट का पूरा बिल मतलब अकाउंट बना के दे दिया करो। कुछ बात समझ में आ रही है? तो कंटिन्यूअस सप्लाई, तो 2 बातें हैं। तो पहले कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा बताने से पहले जल्दी से अपन ये देख लेते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का यहाँ पे मतलब क्या होगा। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया, दैट मींस सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि नाम ही कंटिन्यूअस है, लगातार रेगुलर बेसिस पे, रिकरेंट बेसिस पे। तो सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच इज प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली और ऑन रिकरेंट बेसिस, for which the supplier invoice the recipient on regular periodic basis। 15 दिन के अंदर बिल बना के दे देंगे। जैसे न्यूज़पेपर वाला बोल सकता है भैया मुझे पेमेंट चाहिए होता है, 15 दिन के अंदर पेमेंट लूंगा, और मंथली एवरी मंथ मैं आपसे पेमेंट लूंगा। तो एवरी मंथ क्या होगा? आपने डिसाइड कर लिया कि पेमेंट रेसिपिएंट सप्लायर को देगा और सप्लायर मांगेगा मंथली, 15 डेज के अंदर, 20 डेज के अंदर। कुछ बात समझ में आ रही है? तो मींस सप्लायर रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यूअस बेसिस पे अपनी सप्लाई कर रहा है और देन उससे पेमेंट मांगेगा। कोई भी रिकरेंट बेसिस पे 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में। एंड इंक्लूड्स ये तो यही, जब सप्लायर रेगुलर बेसिस पे या कंटिन्यूअस बेसिस पे जो भी सप्लाई करेगा वो तो कवर्ड है। इसके अलावा वो सप्लाईज भी कवर्ड है जो गवर्नमेंट नोटिफाई करके कवर कर दे। कंटिन्यूअस सप्लाई के अंदर 2 सप्लाईज आती है। फर्स्ट कौन सी? जो भी सप्लाई सप्लायर रेगुलर बेसिस पे सप्लाई कर रहा है, और जब रेगुलर बेसिस पे सप्लाई करेगा तो उस केस में
कुछ टाइम पीरियड के अंदर क्या करेगा, वो अकाउंट देगा पेमेंट मांगने के लिए, और रेसिपिएंट क्या करेगा, पेमेंट देगा रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यूस बेसिस पे, या वो सप्लाई जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है। दैट इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। अपन फर्दर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार जितना मैंने पढ़ा है वो जल्दी से लिख लो। हमें अभी समझ में आया कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का क्या मतलब है। अब हम आते हैं कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में व्हाट इज अ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस मतलब सप्लायर को कब तक बिल बना लेना चाहिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि कंटिन्यूस सप्लाई के केस में क्या करना पड़ता है कि सप्लायर, जैसे कि वो सीमेंट वाला जो है वो क्या करेगा, और 1 महीने के अंदर अकाउंट्स बनाएगा। 15 तारीख को इतना सीमेंट हमने दिया, देन 16 तारीख को संडे था नहीं दिया, 17 तारीख को इतना सीमेंट दिया, 18 को इतना दिया, 19 को ही दिया, पूरा एक स्टेटमेंट इशू करेगा, अकाउंट्स देगा। क्योंकि यदि अकाउंट्स नहीं देगा तो रेसिपिएंट क्या बोलेगा, कैसे मांगा, कैसे बोलते हो कि 150 का सीमेंट दिया था, अकाउंट्स दो भैया, ऐसे कैसे बोलती है कि 150 का सीमेंट आया। बात समझ में आ रही है। नॉर्मली आपके घर में भी कोई बोलता है ना कि भैया इतना पैसा दे दो, तो अपन क्या बोलते हैं, भैया एक काम करना, कुछ अकाउंट्स देना, कुछ इन्फॉर्मेशन देना कि आप कैसे बोलते हो कितना काम हो गया है। तो वही है कि जब सप्लायर अकाउंट्स देगा और रेसिपिएंट का पेमेंट, रेसिपिएंट से पेमेंट आएगा, विचएवर इज अर्लियर। समझ में आया बेटा। टाइम ऑफ सप्लाई नहीं है ये टाइम ऑफ सप्लाई नहीं है, ये ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है। ये ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है। सप्लायर को बिल बना लेना चाहिए। ये तो कौन है सप्लायर पे, सीमेंट वाला। तो ये सीमेंट वाला जब बिल्डर को जो सीमेंट दे रहा है ना, कैसे दे रहा है, 8 दिन सीमेंट दे रहा है, तो उसके जो बिल बनेंगे, तो बिल कैसे बनेंगे, बिल ऐसे बनेंगे कि जब वो पूरे मतलब 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो भी 8 दिन, जब वो बिल 8 दिन बिल नहीं दे रहा, 8 दिन वो क्या कर रहा है, सीमेंट दे रहा है। जब वो सीमेंट 8 दिन दे रहा है तो उस सीमेंट का बिल कब बनेगा, तो 8 दिन नहीं बनाना, जो उसका अकाउंट जब आप इशू करोगे पूरा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 जो पूरे महीने का जो आप अकाउंट चिट्टा दोगे, और जब आपके पास पेमेंट आएगा, जब पेमेंट आएगा whichever is earlier, that is a due date of invoice, that is a due date of invoice in case of continuous supply of goods। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था, क्या कहा था सर, पेमेंट कंसिडर नहीं होता, वो मैंने टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर बताया था। यहाँ हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर वन ऑफ द एलिमेंट दैट इज अ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी, जब अकाउंट्स दिए जा रहे हैं सप्लायर के द्वारा, और जब पेमेंट आएगा। क्योंकि अपन ने क्या बोला, आप तो बार बार सीमेंट देते रहोगे, तो आपने बिल बना लिया, कैसे, बिल नहीं, आपने सिस्टम बना लिया। क्या सिस्टम बना लिया, एवरी मंथ। तो एवरी मंथ का जब भी हम अकाउंट्स दोगे और उसका पेमेंट आएगा, whichever is earlier, that is a due date of invoice in case of continuous supply of goods। Now we come to the third point, जिसका पॉइंट नंबर 1 बोल सकते हैं, इसको आप पॉइंट नंबर 2 बोल सकते हो, इसका आप बोल सकते हो पॉइंट नंबर 3, that is सेक्शन 31 सब सेक्शन 7। मार्केट में ऐसा भी होता है, कोई बंदा मेरे पास आया, भैया आपको अपने इंस्टीट्यूट के लिए यूनिफॉर्म चाहिए, मतलब बिल्कुल चाहिए, तो उसे यूनिफॉर्म को मुझे सैंपल दिखाएगा। तो सैंपल दिखाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सप्लाई हो गई है। यदि मुझे अप्रूव्ड होगा तो मैं लूंगा, यदि मुझे अप्रूव्ड नहीं होगा तो मैं नहीं लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो हम इंस्टीट्यूट वालों के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाले लोग आए कि आप ऐसा डिवाइस परचेज कर सकते हो, 2.5 लाख रुपए का टीवी है, इस टीवी पे आप पढ़ाओ। मतलब बहुत अच्छी बात है, लाके दिखाओ, पसंद आएगा तो ले लेंगे। तो अब सिंपल सी बात है, उससे बोला हमारे ऑफिस में आके देख लो। मैंने बोला मैं चिन्मय हूं, बिल्कुल भी टाइम नहीं पास मेरे पास, आई डोंट हैव द टाइम। इफ यू वांट टू सेल दैट टेलीविजन टू मी फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग, तो टेलीविजन मेरे ऑफिस में लगा दो, ऑफिस मतलब मेरे इंस्टीट्यूट में लगा दो, तो 3-4 दिन में डेमो लूंगा, यदि मुझे अप्रूव्ड होगा तो मैं ले लूंगा। ऐसे ले लेगा, मैं तुम्हें बेचने का है ना, तो आओ दिखा दो, 3-4 दिन अपन डेमो लेगा, ट्रायल लेगा, यदि अप्रूव्ड होगा तो अपन कर लेगा। तो ये क्या हुआ, तो उस सप्लायर के पॉइंट से, उस सप्लायर क्योंकि यहाँ पे मैं कौन हूँ, रेसिपिएंट हूँ, सप्लायर कौन है, टीवी वाला जो टीवी दे रहा है। समझ में आ रही बात। तो उसने टीवी मेरे को बेचा नहीं है अभी तक, अप्रूवल पे आया है, अप्रूवल पे आया है। यदि मुझे एक्सेप्ट नहीं हुआ ना तो मैं टीवी क्या करूंगा, लेगा क्या टीवी दिया, डिब्बा। अपने को ऐसे लगता है अच्छा पुराना। बात समझ में आ रही है। तो यदि कोई सप्लायर गुड्स सामने वाले को दे रहा है, यदि कोई सप्लायर सामने वाले को गुड्स दे रहा है लेकिन बेच नहीं रहा है,
अप्रूवल पे दे रहा है। अप्रूवल का मतलब ये हुआ कि सामने वाले ने अप्रूव नहीं किया तो आपको गुड्स रिटर्न करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा, बिल कब बनाना पड़ेगा। तो लॉजिकली बताओ, कॉमन सेंस लगाओ। ये मत देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पाप है ये पढ़ना। सामने देखो, वो टीवी वाला चिन्मय ट्यूटोरियल्स को आज टीवी देके गया तो क्या उसे सप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको क्या है, यदि चिन्मय ट्यूटोरियल्स को पसंद नहीं आया तो वापस से रिटर्न कर सकता है। तो क्या बिल फाड़ेगा वो? आज क्या डेट है, कोई भी डेट मान लो, एक्स डेट। तो यदि आज एक्स डेट है, वो आज जैसे उन्हें टीवी दिया तो उसे अंदर से फील आ रहा है ये अप्रूवल बेसिस पे जा रहा है, ये रिटर्न भी हो सकता है। तो आज कैसे बिल बना लूं भैया मैं, क्योंकि सामने वाले रिटर्न कर दिया तो बिल फाड़ूंगा क्या बार बार, कितनी बार बिल कट करूंगा मैं। तो सिंपल सी बात है, सामने वाले की एक्सेप्टेंस आने दो। क्या हो रहा है, सामने वाला एक बार एक्सेप्ट करेगा तो सामने वाला सप्लाई मान लूंगा तो मैं बिल बना दूंगा ना। अभी क्यों बिल बनाऊं? सर समझ में आ रहा है, वापस से एक बार समझना बात, ट्राई करना, इन्वॉल्व होना मेरे साथ। आज वो टीवी वाला बंदा मेरे को टीवी देके जा रहा है अपने इंस्टीट्यूट के पर्पस के लिए, टीचिंग पर्पस के लिए। मैंने बोला जब मैं अप्रूव्ड करूंगा तभी मैं सप्लाई मानूंगा, अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूंगा, मेरे मतलब का ही नहीं भैया। सप्लायर ने बोला ठीक है, तो क्या उसे बिल बनाना चाहिए? सप्लायर बोलेगा अभी कैसे बिल बना लूं, क्योंकि ये अप्रूवल पे माल जा रहा है। माल जा तो रहा है, माल जा तो रहा है, लेकिन ये अप्रूवल पे जा रहा है, कंफर्म नहीं है। सामने वाले की जब एक्सेप्टेंस आएगी तभी तो मानूंगा। तो तुम्हें समझ में आ गया। तो यदि आपने कोई गुड्स, यदि कोई सप्लायर यदि गुड्स सामने वाले को ही नहीं देता है, अप्रूवल पे नहीं देता है, तो जब तक एक्सेप्टेंस आएगी नहीं आप बिल बनाओगे नहीं बनाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सामने वाले से एक्सेप्टेंस आएगी तो उस समय आप बिल बना दो। कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, मुझे पता तुम खुराफाती हो, तुम लोगों के दिमाग में बिल्कुल आइडिया आ रहा है। रेसिपिएंट सप्लायर को बोलेगा तू बिल बना देगा ना तो मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा। कौन बोलेगा? रेसिपिएंट नहीं, सप्लायर बोलेगा। सप्लायर बोलेगा रेसिपिएंट जी तुम मुझे एक्सेप्टेंस मत देना, तुम मान लो कि तुम्हारी एक्सेप्टेंस अपन मान लेंगे, लेकिन तुम यदि एक्सेप्टेंस कर देगा, एक्सेप्टेंस वाला रिकॉर्ड ले आएगा तो क्या होगा, मुझे बिल बनाना पड़ेगा, मुझे बिल बनाना पड़ेगा तो बोलेगा उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ऐसे क्या देख रहे हो? गवर्नमेंट ने बोला तू लोचा कर सकता है भैया, तू तो लोचा कर ले रे। तो गवर्नमेंट ने बोला कुछ करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि यदि कोई माल है, टीवी है, सप्लायर ने मुझे दे दी, इमेजिन करना, मत देख लो यहां पे क्या लिखा हुआ है। उस टीवी वाले ने मेरे को टीवी देके चला गया। नॉर्मली मार्केट में आप किसी को अप्रूवल बेसिस पे दोगे तो कितना टाइम दोगे? अप्रूवल बेसिस पे दोगे तो कितना टाइम दोगे? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। यदि 15 साल से जो टीवी मेरे पास पड़ा है और अप्रूवल पे हो सकता है? सर बिल्कुल नहीं होगा। सर 15 साल से मेरे पास पड़ा है, 5 साल से मेरे पास पड़ा है, वो मुझे फोन ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड माना जाएगा ना। तो गवर्नमेंट ने यही तरीका निकाला कि इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, यदि सप्लायर ने कोई गुड्स, ध्यान से देखना, ये सप्लायर यदि आज मैं डेट मान लूं फॉर एग्जांपल 29 अप्रैल 2020 को यदि सप्लायर ने यदि टीवी दिया, तो दिया वाली डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस दिन दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अप्रूवल पे दिया। ये सामने वाले से यदि रीजनेबल टाइम पीरियड में एक्सेप्टेंस आती तो एक्सेप्टेंस का टाइम, लेकिन गवर्नमेंट कहती है यदि रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर यदि एक्सेप्टेंस नहीं आई तो 6 महीने से ज्यादा टाइम लेने का मतलब नहीं है, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। इसका मतलब ये हुआ कि 6 महीने के बाद आपको बिल बनाना पड़ेगा। या तो 10 दिन में एक्सेप्टेंस आ गई तो 10 days के अंदर बिल फाड़ दो, बिल बना दो मतलब। और यदि आपने 6 महीने के अंदर यदि बिल नहीं बनाया और यदि गुड्स रिजेक्ट नहीं हुआ, गुड्स रिजेक्ट हुआ ही नहीं और अप्रूवल भी नहीं आ रही, ना तो माल रिटर्न हुआ और ना ही अप्रूवल आई, तो हम मान लेंगे डीम्ड टू बी accepted, deemed to be approved 6 months from the date of removal, 6 months from the date of removal। लॉजिक समझ में आ रहा है? एक बार कंसेप्ट को भी याद कर लो। यदि सप्लायर ने कोई गुड्स यदि अप्रूवल पे दिया, यदि सप्लायर ने यदि कोई गुड्स यदि अप्रूवल पे दिया
तो सप्लायर को कब तक बिल बना देना चाहिए? बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ पे सप्लाई का मतलब है एक्सेप्टेंस, रिमूवल नहीं बेटा, रिमूवल सप्लाई नहीं होती है, रिमूवल सप्लाई नहीं होती है। जिस दिन सप्लायर टीवी सामने वाले बंदे को दे रहा है वो सप्लाई नहीं होती, क्योंकि वो अप्रूवल बेसिस पे दिया गया है। तो अप्रूवल कभी सप्लाई नहीं होता, अप्रूवल कभी सेल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे गुड्स रिटर्न हो सकता है। तो सप्लाई मतलब एक्सेप्टेंस। तो बिफोर एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। रिमूवल मतलब आज की डेट से 29 अप्रैल से 6 महीने। Whichever is earlier, whichever is earlier, earlier का मतलब ये हुआ कि यदि 2 महीने के अंदर यदि एक्सेप्टेंस आ गई तो एक्सेप्टेंस वाली डेट कंसिडर की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ बिल। और यदि 6 महीने के अंदर यदि एक्सेप्टेंस नहीं आई तो 6 महीने वाली डेट जो भी होगी, तो 6 months जो भी होगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, दैट विल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। सप्लायर को बिल बनाना पड़ेगा, सप्लायर को बिल बनाना पड़ेगा, सप्लायर को बिल बनाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31। राइट डाउन द कंसेप्ट।